साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आपका डीबीटी जेआरएफ 2026 का एग्ज़ाम अभी आपका लगा हुआ है, जो कि आपका 17 मई को होने वाला है और यहाँ से अभी आपके पास केवल और केवल लगभग 15 दिन के आसपास का समय है, जो कि आपके पास बचा हुआ है। और ये 15 दिन का समय बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को सीरियसली देना चाहते हैं। और इस पर्टिकुलर 15 दिन में आपको बहुत ही स्मार्ट स्टडी करना है, जिससे आप एक बेहतर रिजल्ट ला सकें। और उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विश्वास, अपने ऊपर विश्वास होना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए वो हमेशा हाई होना चाहिए, क्योंकि सारा खेल जो होता है वो आपका कॉन्फिडेंस का होता है। कि जब आपको अपने ऊपर बिलीव होगा, अपने पढ़ाई के ऊपर बिलीव होगा और जो भी जिस भी टीचर से आपने पढ़ा होगा उनके ऊपर अगर आप सही तरीके से बिलीव करते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम यहाँ पे किस तरीके से आपको एक बेटर तरीके से हम एग्ज़ाम की तरफ ले जा सकें, वो हमारा मेन उद्देश्य है। तो उसी के क्रम में हम यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि आपको इन 15 दिनों में क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को बनानी चाहिए। क्योंकि क्योंकि ये जो 15 दिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर से जो मैं बार-बार आपको बोलता हूँ, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको हमेशा यही बताता हूँ कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप उसमें एक तरीके से प्रॉपर रिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है? बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका रिवीजन माँगता है। अगर आप रिवीजन सही से नहीं करते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में गलतियाँ होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं और गलतियाँ होती हैं, ठीक है? लेकिन हम उस चीज़ को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो उस पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अब चूँकि ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, ठीक है, जिसमें आप जेआरएफ लेवल का चीज़ें देने जा रहे हैं, खास तौर से आप एमएससी के बाद की चीज़ें देने जा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, मैं बहुत ही क्लियर कट बात आपसे बताने वाला हूँ, जो आपको बहुत ही अच्छा फ़ील करा सकता है और बहुत ही अच्छा अगर आप उसको फ़ॉलो करते हैं। चूँकि इस प्लेटफ़ॉर्म से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम का तो रिकॉर्ड है हमारा कि बहुत सारे बच्चे क्वालीफ़ाई किए हैं। तो अगर आप नए जुड़े हैं, तो आप हमारे उन वीडियोज़ को भी जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें स्मार्ट स्टडी करनी कैसे है। क्योंकि मैं अब यहाँ पे अगर आपसे कहूँ कि आप जाके डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन जाके अगर आप वॉटसन से पढ़ लीजिए, ठीक है, लेलिंजर से पढ़ लीजिए, ठीक है, ब्रूस अल्बर्ट से पढ़ लीजिए, जो कि आपकी बहुत ही हाई फाई बुक है, जो कि अभी संभवतः आपके लिए उन चीज़ों को कर पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि दो तरीके के क्वेश्चन पेपर जो आपका बनता है, उसमें आपके दो तरीके के क्वेश्चन आपके डिज़ाइन होंगे। एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका तथ्यात्मक क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं, जिसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं, कि जिसके बारे में आपको नॉलेज होगा। अगर आप उसके बारे में थोड़ी-सी भी जानकारी अगर आप रखते हैं या आपने उन टॉपिक को पढ़ा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका केवल इंटरव्यू बेस्ड है कि आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा गया और आपसे आशा किया जा रहा है कि आप उसको बता ही लेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शंस रखे हुए हैं ए, बी, सी, डी के फॉर्म में और आपने उस टॉपिक को कभी न कभी जीवन में पढ़ा है या कभी-कभी न कभी अपनी किताब को पलटी होगी, तो आपको क्लिक करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो कहीं न कहीं डूएबल हो जाते हैं। अगर आप धैर्य के साथ करते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन होता है, जो कि बायोलॉजी में आजकल का ट्रेंड हो गया है, एनालिटिकल क्वेश्चन जो है वो आपके डालने लगे हैं। इस एनालिटिकल क्वेश्चन के लिए आपको एक बहुत ही डिसेंट, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई की आवश्यकता होती है, जिसको मेरा ऐसा मानना है कि अब इन बचे हुए 15 दिन में, इस 15 डेज़ के ड्यूरेशन में आप ये एनालिटिकल क्वेश्चन को अब आप भूल जाइए। क्योंकि ये अगर आपने प्रीवियस आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर आपके टीचर ने अच्छे से समझाया है, तभी आप कर सकते हैं। तो इन 15 दिनों में कोई आपको कह सकते हैं ना कि कोई टॉनिक ऐसा नहीं दिया जा सकता है कि आप इस 15 दिन में इन एनालिटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपकी क्षमता डेवलप हो जाए। लेकिन हाँ, ये चीज़ हम ज़रूर कर सकते हैं कि आपको हम एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि आप एग्ज़ाम में चले जाएँ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम को अटेम्प्ट करें और जो आपके तथ्यात्मक क्वेश्चन है, जो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन है, उनको आप बेहतर तरीके से करके अपने एग्जाम में नंबर को बूस्ट कर सकते हैं। तो यानी कि जो यहाँ पे आपको करना है, वो आपको करना क्या है बेटा, आपको करना है अपने नॉलेज को ब्रश अप करना है, ठीक है? बस अब इससे ज़्यादा कुछ करने का ना समय है, ना कोई सेंस है, ना कोई लॉजिक है कि चले आप यहाँ पे ब्रूस अल्बर्ट आप पढ़ना शुरू कर दें, लेलिंजर पढ़ना शुरू कर दें। उन सब से अब आपको कोई विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये बात जो मुझे कहनी थी वो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर, अगर आप कह रहे हैं कि हम बड़ी बुक्स ना पढ़ें या हम बहुत ब्रॉड लेवल पे ना जाएँ, तो हम डीबीटी के लिए क्या कहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ना चाहिए? तो मेरा उसका सिंपल सा आंसर है कि आपको अभी के लिए 15 डेज़ आपने जो पढ़ा बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें पढ़ी, वो एप्रिशिएटेड है। बट अभी के लिए जो आपको मुझे लगता है कि लास्ट 15 डेज़ में जो आपको ख़ास तौर से पढ़ के जाना है, और वो है आपके लिए एनसीईआरटी की जो बुक आती है, ख़ास तौर से आपकी बायोटेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने कई बार इस विषय पे चर्चा किया है कि आपको बहुत दूर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप जीवन में कभी भी कह सकते हैं ना, अगर आप बायोलॉजी के अंदर
घुसे हैं और बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, कल को आप अच्छे एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाहते हैं, प्रोफ़ेसर तक अगर आप बनना चाहते हैं, तो आपको जीवन में एनसीईआरटी आपको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। और ऐसे-ऐसे जो न्यू जो आपके बायोटेक्नोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट हैं, उनके लिए ये बेहतरीन बुक डिज़ाइन की गई है भारत सरकार के द्वारा। तो बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एनसीईआरटी की जो आपकी वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप इसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ये आपको मार्केट में भी अमेज़न वगैरह पे भी आपको मिल जाएगा। तो इस बुक को आप अगर आप हो सके, अगर आप जितना आप इस बुक को रीड करके जाएँगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहीं से क्वेश्चन मैं लाइन टू लाइन मैंने कई बार अपने क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के वीडियो में मैंने दिखाया है कि किस तरीके से इस बुक की लाइन से जो क्वेश्चन है, वो आपके डीबीटी में तो खास तौर से, और इसके अलावा आपका जो आईसीएमआर का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे इन बुक की लाइन से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। और उसके अलावा जो आपने 11th-12th में आपने बायोलॉजी पढ़ी थी, वो तो आपको इनकी बुक को रीड करना ही करना है। तो अगर आप करना चाहते हैं, तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको इस पर्टिकुलर बुक से ज़रूर पढ़िए, ठीक है? तो मुझे लगता है कि मैंने आपको यहाँ तक क्लियर कर दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई संदेह है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, जहाँ पे मैं आपसे सीधा उन बात का आंसर करूँगा। तो चूँकि हमारे पास समय कम है, काम ज़्यादा है, तो इसीलिए अब मैं इन बात को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और चूँकि आपके लिए कोई भी चीज़ों का होता है कि उसको बात जब हम करते हैं, तो उसके लिए एक वैलिड प्रूफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइंस जो होता है, जो कि आप साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने ऐसा कह दिया तो हम उसको मान लें। तो ये चीज़ भी प्रवृत्ति आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ है तो उसके साक्ष्य के साथ ज़रूर जाएँ। तो उसी के क्रम में जैसा मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई कि हाँ भैया, ये बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरा भी ये दायित्व है कि मैं आपको उस चीज़ को दिखाऊँ कि हाँ भैया, इस लाइन से क्वेश्चन जो हैं वो इस एग्ज़ाम में फ्रेम किए गए हैं, ताकि आपके अंदर भी ये जिज्ञासा डेवलप हो कि हम इस पर्टिकुलर बुक को इस पर्टिकुलर 15 दिन में हम पढ़ के जाएँगे। और ये बात सर सही कह रहे हैं कि हाँ, हमें ये अगर हम पर्टिकुलर बुक को रीड करते हैं, तो हम अपने नंबर को ड्रास्टिक चेंज कर सकते हैं। मतलब आप कम से कम नहीं तो 30-35 नंबर का फ़र्क ला सकते हैं, ठीक है? सॉरी, 30-35 क्वेश्चन का फ़र्क ला सकते हैं, नंबर नहीं, क्वेश्चन का फ़र्क ला सकते हैं, ठीक है? जो पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपके 30-35 क्वेश्चन अगर मैं कह दूँ कि आपको भैया ये पर्टिकुलर किताब पढ़ के चले जाओ, और आपको वहीं से आपको 35-40 क्वेश्चन एक जो ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, वहाँ पे आपको मिलने वाला है, तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको वो चीज़ करना चाहिए। तो अब अगर मैं आता हूँ क्वेश्चन पेपर डिस्कशन पे, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लगा रखे हैं जो कि आपके पर्टिकुलर डीबीटी जेआरएफ 2025 के क्वेश्चन हैं। तो इनको मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। और आपको बस ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए कोई आपको वॉटसन पढ़ने की ज़रूरत है, लेलिंजर पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी भी अगर आप रीड करके गए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन मैंने लगाए हैं, खास तौर से मैंने मॉलिक्यूलर के क्वेश्चंस लगाए हैं, मॉलिक्यूलर के जो मैंने पढ़ाया है, चूँकि मैंने इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी हमने पढ़ा के रखा है। तो अगर आप इच्छुक हैं, नए जुड़े हैं, तो आप उन पर्टिकुलर वीडियो को भी सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है? तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि आईडी इसकी मेंशन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग द रोल ऑफ द राइबोन्यूक्लियोटाइड ड्यूरिंग द डीएनए का रेप्लिकेशन। तो डीएनए का जब आप रेप्लिकेशन करते हैं, तो कह रहे हैं कि उसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड का क्या रोल है, ठीक है? अब चूंकि यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको मेंशन है, और चूंकि अगर आपने थोड़ी सी भी रेप्लिकेशन अगर आपने पढ़ी होगी, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, और किस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर है, वो आपको एनसीईआरटी की बुक में जब आप रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स का वहाँ पे मेंशन था। ठीक है? वहाँ पे एक पैराग्राफ है जहाँ पे प्राइमेज का जिक्र आता है। जब आप डीएनए को पढ़ते हैं, तो चूंकि डीएनए में जब आप प्राइमेज एक एंजाइम होता है, जब आपको किसी भी डीएनए को सिंथेसिस करनी होती है, तो आपको एक शॉर्ट प्राइमर की आवश्यकता होती है। ठीक है? चूंकि अभी आप यहाँ पे हम चूंकि एग्ज़ाम के बहुत करीब हैं, तो अब आप नए जुड़े हैं, और अगर आप ये मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं इसको बहुत ही ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, तो उसके लिए आपको हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का प्लेलिस्ट जाके देखना होगा। मैं आपको जस्ट फॉर यहाँ पे दिखा रहा हूँ किस अप्रोच के साथ आप अपने नंबर को इन्हांस कर सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है? अब ये पैराग्राफ अगर आप पढ़ते जाइए, तो इसी पैराग्राफ से आपको लास्ट ईयर के जो डीबीटी का आपका एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो कह रहा है कि द ड्रॉबैक ऑफ डीएनए पॉलीमरेज़, जब आप डीएनए की सिंथेसिस करानी है, तो मुझे डीएनए पॉलीमरेज़ चाहिए, is that cannot initiate synthesis of a new strand of the DNA। डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, वो डीएनए का रेप्लिकेशन स्वतः नहीं कर सकता है। इसको एक आरएनए की प्राइमर की आवश्यकता होती है। जो प्राइमर होता क्या है, एग्जिस्टिंग सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट प्रोवाइड द 3 प्राइम ओएच ग्रुप को प्रोवाइड करता है, जिसपे न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड होता जाता है। आपको पता है डीएनए की सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, यहाँ पे फॉस्फेट होता है, यहाँ पे ओएच होता है। तो यहाँ पर क्या करता है, वो नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता हुआ चलता है। अब यहीं पर उन्हें जिक्र किया है प्राइमेज। ठीक है?
प्राइमेस इज अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सिंथेसाइज करता है शॉर्ट आरएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की चेन जो कि लगभग 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड होती है, जिसको हम आरएनए प्राइमर कहते हैं, जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है। तो यानी कि आपको प्राइमेस किस लिए चाहिए, या डीएनए के जो आपका पॉलीमरेज था उसका क्या ड्रॉबैक था, उसका यही ड्रॉबैक था कि वो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है, जिसके लिए आपको एक आरएनए प्राइमर चाहिए जो कि एक डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, राइबो आरएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करेगा। अब इसी वर्ड को आपको पकड़ना है, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने राइबो न्यूक्लियोटाइड बोला है, वही अब चाहे आरएनए न्यूक्लियोटाइड बोल दीजिए, चाहे उसको राइबो न्यूक्लियोटाइड बोल दीजिए। जब हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो आपका डीएनए के लिए होता है, यहाँ पे राइबो न्यूक्लियोटाइड की बात की गई है तो हम इसको आरएनए से कोरिलेट करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन में आपका मेंशन है दे आर रिक्वायर्ड फॉर द प्राइमिंग डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए के रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए हमको राइबोन्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता पड़ती है। टर्मिनेशन में हमें नहीं आवश्यकता पड़ती है, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर की भी बात नहीं है, और मिनिमाइजिंग द म्यूटेशन रेट भी हमें नहीं चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन भी ट्रैक करेंगे तो भी आपको जो बेटर ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा वो आपका सेकंड ऑप्शन मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल था, और इसी पर्टिकुलर लाइन पे जो आपका दूसरा मैचिंग का क्वेश्चन है, और मैचिंग के क्वेश्चन को जो कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कभी भी आप किसी भी जीवन में एग्जाम देने जाइए, जब भी आपके पास मैचिंग के क्वेश्चन आएंगे वहां पे आपको ठहरना है। क्यों ठहरना है? क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई एक विकल्प आता हो जिससे आपका पूरा मैचिंग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कभी कभी होता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, आपको चार चीजें हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन अगर आपको लाइगेज के बारे में पता है, आपने लाइगेज को मिला दिया, तो हो सकता है आपका काम आसान हो जाए। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आप आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमेज यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि प्राइमेज कहाँ से उठा रहा है। तो प्राइमेज को इसी पैराग्राफ से, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, बायोटेक की बुक में दिया गया है, वहां से ये उठा रहे हैं। तो प्राइमेज में क्या है कि आपके आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए न्यूक्लियोटाइड की ये सिंथेसिस कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कहीं पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए, प्राइमेज क्या है, ज्वाइनिंग ऑफ द टू राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम करेगा। तो यानी कि डी को आपको किससे मिला देना है, पहले से मिला देना है। मैचिंग के क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि जब आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की तरफ जाएंगे तो आपको डी के फर्स्ट में दो ऑप्शन मेंशन है, तो आप इन दोनों को हटा दीजिए। जब आप इन दोनों को हटा देंगे, फिर आप यहाँ पे भी देखिए कि क्या इन दोनों ऑप्शन में कोई चीज आपको कॉमन दिख रहा है, तो हाँ भैया मुझे बी का 4 कॉमन दिख रहा है, तो मुझे बी पे भी दिमाग नहीं लगाना है। और वैसे भी जो हेलिकेज होता है वो आपका डीएनए को खोलने का काम करता है, जब आपका रेप्लिकेशन होता है तो मुझे इसको खोलने का काम करना है। तो वो हमारा क्या करता है, हेलिकेज करता है, जो कि आपका एक एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीजें हैं, बाकी मैं, अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये आपका हेलिकेज जो होता है वो डीएनए के कौन से बॉन्ड को ब्रेक करता है। ठीक है भाई, ऑब्वियसली बात है ना, डीएनए में तो इतने सारे बॉन्ड है, तो हेलिकेज किस बॉन्ड को तोड़ता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, अगर आप इंटरेस्टेड है, तैयारी कर रहे हैं सही तरीके से, तो कमेंट सेक्शन में इसको जरूर मेंशन करिए। अब इसके बाद लाइगेज भी आपको पता है, जो कि आपके डीएनए को जोड़ने का काम करता है, तो डीएनए लाइगेज हो गया। पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो आरएनए के प्राइमर को रिमूव करता है, तो ए का आपका सेकंड हो जाएगा। तो यानी कि थर्ड जो यहाँ पे आपका विकल्प बनेगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो 13070 ये आपकी क्वेश्चन आईडी है, और थर्ड जो है वो इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को, आपको किस तरीके से पूछा जाता है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए जो हम यहाँ से सीख कर जाएंगे, हो सकता है क्वेश्चन को तोड़ के दिया जाए, कि सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से बहुत प्रेम होता है एग्जामिनर को, वो ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, क्योंकि हम जब भी हम बात करते हैं, हम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की बात करते हैं, खासतौर से जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर थर्ड जो होता है वो आपका मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम होता है, जिसके बारे में लगभग सभी लोग फैमिलियर होते हैं, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड जो होते हैं ये थोड़े से आपके डिफरेंट फिनोमिना को शो करते हैं। तो फर्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे सीधा पूछा जाए कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का क्या रोल है, तो आप क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ द आरएनए प्राइमर। ठीक है, तो यहां से आपको दो क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ मिल गया। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कि एमआरएनए सीक्वेंस आपको बताना है, अगर आपके टेम्पलेट डीएनए का सीक्वेंस आपको ये दिया है। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि भाई जब आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाओगे, अगर मैं एक चीज जो मोटी मोटी बताऊं, कि जब आपसे एमआरएनए का सीक्वेंस पूछ रहा है, ठीक है, तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो कि आपको डीएनए और आरएनए में अगर आपसे पूछा जाए कि भैया क्या मेजर डिफरेंस है, तो हम ये कहते हैं कि जो आपका डीएनए होता है उसमें थाइमीन होता है, और आरएनए जो होता है उसमें यूरेसिल होता है। ठीक है, अब आपसे आरएनए का सीक्वेंस बनवा रहा है, अगर ऑप्शन में जहां पे यूरेसिल होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, जहां पे थाइमीन होगा उसको आपको टिक ही नहीं करना है। तो यानी कि अगर इस ऑप्शन को अगर आप छू कर आते हैं, फोर्थ ऑप्शन को, तो फिर
बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बायोलॉजी फिर आपके लिए सही नहीं है अगर आप इस पर्टिकुलर यूरेसिल की जगह अगर आप थाइमीन को टिक करते हो, खास तौर से जब आपसे एमआरएनए का सीक्वेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर आपकी पूरी बायोलॉजी कह सकते हैं कि 11 से बायोलॉजी पढ़ना ही व्यर्थ हो जाएगा। बाकी सीक्वेंस कैसे निकालना है वो मैं मान सकता हूँ कि हाँ भाई, हो सकता है कि आपसे थोड़ा बहुत एग्जामिनेशन के प्रेशर में, एग्जामिनेशन के हॉल में थोड़ा सा सीक्वेंस उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन अगर आप गलती से थाइमीन लगाते हैं तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि अक्षम्य अपराध है। अब ये चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, डीएनए आरएनए की स्टोरी आपको याद आ गई। अब इसी स्टोरी में अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं 2 ट्रिक बताऊंगा। पहला ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपका कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक है, कि जो आपको कह सकते हैं कि जो मैंने सिखाया है मैं उस बात पे बताऊंगा। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सीधा एनसीईआरटी की बुक को रीड करके जाते हैं तो भी आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सुविधा अनुसार जो है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले जो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम बात करेंगे डीएनए की सिंथेसिस, आरएनए की सिंथेसिस, और जब भी आप डीएनए की सिंथेसिस कराते हैं तो वहां पे एक आपका शॉर्ट स्टैंड बनता था जिसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट हो या डीएनए की सिंथेसिस हो, आरएनए की सिंथेसिस हो, सबकी सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि यहाँ पे कोई एक्सेप्शन केस है ही नहीं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये होगा कि भैया जो भी हमारी डीएनए की सिंथेसिस होगी, आरएनए की सिंथेसिस होगी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट की सिंथेसिस होगी, वो हमारा कैसे होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। और एक चीज और याद रखिएगा जो कि मैंने आपको बताया है कि जब आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम मुझे किसी चीज की सिंथेसिस करानी है, तो जो आपका जिसको वो टेम्पलेट मानेगा, मतलब जिसके बेस को वो रीड करेगा, वो जो डीएनए का सीक्वेंस होगा वो आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम को पकड़ेगा। समझ रहे हैं, हमें सिंथेसिस 5 टू 3 करानी है तो जो हमें टेम्पलेट चाहिए वो हमारा 3 टू 5 होगा ना, तभी तो हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस करते चले जाएंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, अब इसका अगर मैं सीक्वेंस बनाना चाहूं तो कैसे बना सकता हूं, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसा कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिया गया है, अब डीएनए जो वैसे मैंने बोला ना कि सिंथेसिस तो मुझे 5 टू 3 करानी है, तो जो मेरा टेम्पलेट स्टैंड होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। तो यानी कि इस स्टैंड को मैं टेम्पलेट नहीं मानूंगा, तो टेम्पलेट क्या होगा मेरा 3 टू 5 होगा, तो मैं यहाँ पे 3 टू 5 लिखूंगा और इसका अपोजिट बेस पेयरिंग में जोड़ता चला जाऊंगा। यानी कि एडेनिन की जगह यहाँ पे थाइमीन हो गया जो डीएनए का स्टैंड है, थाइमीन की जगह एडेनिन हो गया, ग्वानिन की जगह यहाँ पे साइटोसिन हो गया, फिर इसके बाद एडेनिन की जगह थाइमीन हो गया, थाइमीन की जगह एडेनिन हो गया, ग्वानिन की जगह साइटोसिन हो गया, एडेनिन की जगह थाइमीन हो गया, एंड सो ऑन। आप इसको ऐसे जोड़ते चले जाइए। अब इस स्टैंड को मेरा वो टेम्पलेट मानेगा, और जब हम इसकी सिंथेसिस कराएंगे तो ये मेरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाएगा। भाई इसको इसने पकड़ा, तो आरएनए पॉलीमरेज होगा, डीएनए पॉलीमरेज होगा, वो क्या करेगा, सिंथेसिस कैसे करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम करेगा। तो अब टी की जगह हमें क्या लगाना है, ए लगाना है, और ए की जगह क्या लगाना है, यू लगाना है, टी नहीं लगाना है भैया। ठीक है, सी की जगह हमें जी लगाना है, टी की जगह ए लगाना है, फिर इसके बाद ए की जगह हमें यू लगाना है, सी की जगह जी लगाना है, ए की जगह ए लगाना है, टी की जगह। अब देख लीजिए कहीं पर ऐसा सीक्वेंस आपको मेंशन मिल रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ए यू जी, ए यू, और आपका ये क्या है, आपका ए यू सी के बाद जी है, सॉरी, तो ए यू जी। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन में मुझे ये सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन में आपका सीक्वेंस सेम है, बस लोकेशन इन्होंने चेंज किया है। तो चूंकि आपकी जो आरएनए का जो सीक्वेंस बनेगा वो मेरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। तो ये बहुत ही डिसेंट मैं कह सकता हूँ तरीका है जिससे आप बिना गलती किए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमारा सीक्वेंस हो जाएगा, ए यू जी ए यू जी ए यू जी करके आपका हो जाएगा। यहीं पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अब यहाँ पे जब हम ट्रिपलेट कोडॉन को रीड कर रहे हैं तो जो कि डीबीटी जेआर में जब आप क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो इनका जो एक टॉपिक है वो बहुत ही फेवरेट है, वो आपका कोडॉन है। जेनेटिक कोडॉन से ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, उसका हमारा लेक्चर भी अवेलेबल है। कोडॉन के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बहुत पूछते हैं कि हमने कोडॉन की संख्या को बदल दिया तो कितने न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, कितने न्यूक्लियोटाइड कोड होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन का अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। बट यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बच्चे यहाँ पे सीरियसली इस पेपर को दे रहे हैं, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन कोडॉन के बारे में जानना चाहूंगा कि सबसे पहले यहाँ पे जो आपका ए यू जी मैं पढ़ रहा हूँ ये कौन से अमाइनो एसिड को कोड करता है, ये आप हमको बताएंगे। इसके अलावा जो आपके सिस्टम में 3 स्टॉप कोडॉन है उनका नाम क्या है, ये अपनी कॉपी में लिखिए इमीडिएट। और उसके अलावा इस 3 आपका जो स्टॉप कोडॉन है उसमें ओकर, अंबर, ओपल करके यहाँ पे आपकी नेमिंग होती है। तो कौन ओपर है, कौन अंबर है, कौन ओपल है, ये आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये आपका पर्टिकुलर होमवर्क है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बाकी हाँ,
अब एक तो मैंने इसको आपको तरीके से बता दिया कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका, जब आप एनसीईआरटी की बुक में आते हैं तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर सा एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही सुंदर सा डायग्राम है। अब देखिए यहाँ पे फंडामेंटल प्रोसेस समझते जाइए, क्या कितनी अच्छी बात एनसीईआरटी ने यहाँ पे मेंशन किया है कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो बहुत सारे मतलब बहुत उसकी जो प्रोसेस होती है वो कहीं ना कहीं रेप्लिकेशन से सिमिलर होती है, लेकिन जो एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसमें पूरा डीएनए जो होता है वो टेम्पलेट का काम करता है, जो कि इंटायर डीएनए टेम्पलेट ये कॉपी होता है डीएनए के मॉलिक्यूल में। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जब हम करते हैं तो केवल स्मॉल पार्ट ऑफ द डीएनए जो होता है वो आरएनए में कॉपी होता है। भाई यही तो होता है आपका जो डीएनए होता है, जब आप इसका रेप्लिकेशन कराते हैं तो ये एक स्टैंड, ये खुला, तो ये भी टेम्पलेट है, इसको भी पकड़ के आपने क्या बनाया भाई, याद करिए ना। इसको भी जब आपने बनाया तो ये भी आपने एक नया स्टैंड बना दिया, इसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके, तो ये मेरा टेम्पलेट हो गया और ये भी मेरा टेम्पलेट हो गया था। ठीक है, लेकिन जब हम आरएनए की सिंथेसिस करते हैं तो कोई एक स्टैंड ही जो होता है वो मेरा टेम्पलेट का काम करता है। ठीक है, इसके बाद द डीएनए स्टैंड हुज बेसिस सीक्वेंस इज आइडेंटिकल टू दैट द ट्रांसक्रिप्ट आरएनए एक्सेप्ट थाइमीन जो होता है वो डीएनए में होता है, यूरेसिल आरएनए में होता है। दैट कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को हम सेंस या कोडिंग स्टैंड कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि नॉमेनक्लेचर देख लीजिए कि आपका जो कोडिंग स्टैंड होता है, यानी कि जो आपका डीएनए का बेस जब आप आरएनए की सिंथेसिस करते हैं तो इसका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस डिट्टो सेम होता है। बस फर्क क्या होता है, आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है और यहाँ पे थाइमीन होता है। और 3 प्राइम टू 5 प्राइम को क्या करेगा, उसको एज अ टेम्पलेट मानेगा। तो अदर डीएनए स्ट्रैंड ऑन द विच आरएनए ये ट्रांसक्राइब्ड होता है एंड हुज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज कॉम्प्लीमेंटरिटी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। यानी कि जिसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसको हम टेम्पलेट या नॉन कोडिंग मानते हैं। क्योंकि भाई नॉन कोडिंग का मतलब है कि इसका सेम नहीं है ना, तो हम इसको टेम्पलेट बोल देंगे, नॉन कोडिंग बोल देंगे। और इसको हम कोडिंग या सेंस स्टैंड बोलते हैं क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है वो डिट्टो सेम है। ठीक है, बाकी तो ये आपका बेसिक है कि आपका प्रमोटर होता है, फिर इसके बाद टर्मिनेशन होता है, 5 प्राइम टू 3 है। तो अगर आप इस अप्रोच से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, जो कि मैं आपको यहाँ पे साफ करके समझा देता हूँ, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर आप उतना बुद्धि में नहीं लगाना चाहते हैं कि चलो भाई सर का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही मतलब उसमें हमें बेस वेस मिलाना पड़ रहा है तो हम क्यों ही करें, तो फिर आपको यही देखना है कि जब आप बात कर रहे हैं डीएनए का, जब आप एमआरएनए का सीक्वेंस बना रहे हैं तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो सीक्वेंस आपको दिया गया है, बस थाइमीन की जगह यूरेसिल लगाते चले जाओ, आपका सीक्वेंस जो है वो आपका रेडी है। अब पढ़ लीजिए, यही तो खेल यहाँ पे किया गया है। तो 1 सेकंड में जो है ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे छोड़ के भी चले जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उनको जरूर ध्यान करके जाइएगा कि बड़े क्वेश्चन तो आप या तो करेंगे या तो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आते हैं, ठीक है, तो वो आपका मेरिट जो है वो आपका डाउन कर देगा। तो इसी वजह से ऐसे क्वेश्चन को आपको जरूर तैयार करना है, और जब जिसका मैं साक्ष्य आपको दिखा रहा हूँ कि आपको बस 2-4 पेज एनसीईआरटी के आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उनको अगर आप सही तरीके से रीड आउट कर लेते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन दिया गया है कि 13072 इसकी आईडी है, कह रहा है कि आपका कह रहा है कि यहाँ पे विच पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसिन एंड प्रोलीन इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ द कोलेजन स्ट्रक्चर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बता के रखा है। जब भी आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोसिंथेटिक पाथवे में आएंगे तो एक आपका कोलेजन की बायोसिंथेसिस होती है, एक आपकी कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस होती है। ठीक है, बाकी ये 2 बायोसिंथेसिस जो है ना वो आप जरूर एग्जाम के लिए पढ़ के जाइएगा। कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कोलेजन से, और उसी को ही बेस बना के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर आपने कोलेजन पढ़ा होगा तब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, कौन सा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हुआ है पर्टिकुलर लाइसिन एंड प्रोलीन में। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी की बुक उठाई है और आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा है पेज नंबर 67 पे, यहाँ पे देख लीजिए, जब आप अमाइनो एसिड पढ़ते हैं तो कुछ आपको नॉन स्टैंडर्ड या नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड के लिस्ट दिए गए हैं। अब इसमें जो आपके नॉन होते हैं, जिसका मेंशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सम अमाइनो एसिड को हम नॉन स्टैंडर्ड बोलते हैं। दीज अमाइनो एसिड अगर नेचुरली इन द सेल बट डू नॉट टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। होता क्या है कि आपके जो नेचुरल अमाइनो एसिड है, आपके 20 अमाइनो एसिड है, याद होगा, 2 अभी आपके रिसेंट में डिस्कवर हुए हैं, जिसकी वजह से आपके टोटल 22 अमाइनो एसिड है, जो उनको हम कह सकते हैं कि हाँ भैया वो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बट उनके अलावा कुछ ऐसे सिस्टम में आपके अमाइनो एसिड पड़े हैं जो
स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की लिस्ट में नहीं आते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? दे आर जनरेटेड आफ्टर द प्रोटीन सिंथेसिस बाय मॉडिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। यानी कि जब आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस हुई तो भाई हमारा प्रोलीन बना, लेकिन अब इस प्रोलीन में हमने कुछ ऐसी प्रक्रिया कर दिया, कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसकी वजह से ये अमाइनो एसिड का फीचर बदल गया। अब इसमें क्या होता है, आपका एग्जाम्पल दिया गया है 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द प्रोलीन, 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन। इसके अलावा सिलिनोसिस्टीन हो जाता है, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड होते हैं, ये सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब कुछ अमाइनो एसिड दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रोटीन आर वाइडली प्रेजेंट इन द वेरियस प्लांट एनिमल एंड माइक्रोब्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड बोलते हैं, जिसका एग्जांपल ऑर्निथिन, सिट्रोलिन, एलानिन, ये सारे अमाइनो एसिड मेंशन किए गए हैं। तो अगर आपने इसको पढ़ा, इस पर्टिकुलर एनसीईआरटी को आपने पढ़ा होता तो भी आपको पता चलता ना कि हाँ भैया प्रोलीन के आगे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, लाइसिन के आगे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, तो यानी कि यहाँ पे हुआ क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है भाई। यानी कि हमने प्रोलीन अमाइनो एसिड बना लिया, उसके बाद हमने OH ग्रुप यहाँ पे ऐड कर दिया, बस यही इसका ट्रांसलेशन भाई। मतलब क्या हुआ, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, यानी कि ट्रांसलेशनल हो चुका है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई है, देन हमने इसका मॉडिफिकेशन किया है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके एक ऑप्शन में हाइड्रोक्सिलेशन मेंशन है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सरलता के साथ आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आप अच्छे तरीके से आप एनसीईआरटी को पढ़ के जाते हैं। ठीक है, अब इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन इंट्रॉन इन द यूकैरियोट्स। अब चूंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा जब हम यूकैरियोटिक बात करते हैं डीएनए की, तो हमारे पास एक एक्सॉन सीक्वेंस होता है, एक आपका इंट्रॉन होता है। एक्सॉन जो होता है ये कोडिंग सीक्वेंस होता है, एंट्रॉन जो होता है ये आपका नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, और हमारे में एक मैकेनिज्म होती है जिसको हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं, जिसमें हम नॉन कोडिंग पार्ट को रिमूव कर देते हैं, केवल और केवल आपका कोडिंग पार्ट ही बचता है। तो ये आपके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में आते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम किस में पढ़ते हैं, हम इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में पढ़ते हैं। तो ये भी मैंने एनसीईआरटी की ही लाइन लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो जब आप इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बैठाना था। ठीक है, तो एक तो आपका जीनोमिक डीएनए दिया है, ये तो बिल्कुल सही बात है। जब आपका डीएनए है तो डीएनए में आपका एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों है, तो यानी कि डी ऑप्शन होना चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे है, सी वाला आपका कैंसिल हो गया। डी के कॉम्बिनेशन में आपको ए और बी देखना है। ठीक है, अब ए और बी के लिए जब आप आते हैं तो आपको एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे एक लाइन मेंशन है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स और प्री एमआरएनए हैज बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन। ठीक है, तो यानी कि प्री एमआरएनए के पास एक्सॉन भी है और प्री एमआरएनए के पास इंट्रॉन भी है। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ प्री एमआरएनए द इंट्रॉन आर क्लीव्ड एंड एक्सॉन आर ज्वाइंट टुगेदर। दिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। यानी कि हमारा जो आंसर में आएगा प्री एमआरएनए आ जाएगा, तो यानी कि ए के साथ मुझे डी को रखना है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही डिसेंट क्वेश्चन है, आप इसको ब्रूस एल्बर्ट, वाटसन में पढ़ते रहिए। ठीक है, वहां पे भी आपको बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मिलेगा। बट सिंपल सा आपको एनसीईआरटी में भी मेंशन है, तो वहीं से ही इन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम किया और यहीं से ही इन्होंने प्री एमआरएनए को उठाया। ठीक है, तो इसीलिए आप पर्टिकुलर इस एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की बुक को जरूर पढ़ के जाइए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल मेनली कंटेन द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन की लिपिड की सिंथेसिस करते हैं। तो ये भी मैंने आपको पढ़ा के रखा है, हमारी प्लेलिस्ट में आएंगे जहां पे आपको सारे सेल ऑर्गेनेल्स को मैंने पढ़ा के रखा है। मतलब आपका माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब हमने पढ़ाया है। तो उसी के क्रम में अगर आप पढ़ते हैं तो आप इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जाके एनसीईआरटी में जाके पढ़ लीजिएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लाइन है, वहां पे मेंशन किया गया है कि जहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि स्मूथ क्यों है। दो तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक आपका रफ होता है, एक आपका स्मूथ होता है। रफ वाले पे राइबोसोम होता है। ठीक है, तो राइबोसोम जो होते हैं वो स्मूथ पे नहीं प्रेजेंट होते हैं, और ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म में। अब नेक्स्ट टाइम पर ये कंफ्यूज करेगा, क्योंकि इन्होंने एसईआर और आरईआर पे नहीं गए हैं, बस केवल ईआर पे इन्होंने गया है। तो ऑप्शन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, तो इसीलिए आपका आंसर जो होगा वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। बाकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिपिड जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, दे कैन नॉट सिंथेसाइज इन द साइटोसॉल। मोस्ट ऑफ द लिपिड आर सिंथेसाइज इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और देन उनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं वेसिकल के फॉर्म में। फॉस्फोलिपिड आर वन ऑफ द क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन डायरेक्ट फ्रॉम द ग्लिसरॉल। इट्स सिंथेसाइज टेक्स प्लेस इन द आउटर साइड ऑफ द एसईआर की तरफ होता है, और इसेंशियल साइट होता है फॉर द कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी यहीं पर होती है। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन की रिएक्शन भी यहीं होती है। ठीक है,
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने बहुत जब डिटेल चर्चा किया है तो मैंने इसको बहुत ही विधिवत पढ़ाया है। तो ये भी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। बाकी एक और क्वेश्चन जो कि आपका बहुत ही बेसिक है, 11th की एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, जो कि आपको डेफिनेटली क्वेश्चन को करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू ट्रांसलोकेशन ऑफ द सोल्यूट अकर बाई डायरेक्शनल। तो आपने दो चीजें पढ़ी है प्लांट के केस में, एक आपका जाइलम होता है, एक आपका फ्लोएम होता है। तो जब आप एनसीईआरटी की बुक में आते हैं, जब आप फ्लोएम ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन है फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, और जो जाइलम का होता है वो आपका यूनी डायरेक्शनल होता है। तो बस यही कहानी आपकी हो गई। बाकी सिंपल सी बात है, जाइलम में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर आप रूट से एब्जॉर्ब कराएंगे तो ऊपर की तरफ भेजेंगे, यूनी डायरेक्शनल होगा। खाना जो है वो रूट को भी चाहिए, लीव्स को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, तो वो आपका बाई डायरेक्शनल होता है। बस इतनी सी कहानी है, सीधा आपको एनसीईआरटी में इसका रेफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाई डायरेक्शनल जो होगा वो आपका फ्लोएम होगा। ठीक है, तो अभी हमने काफी क्वेश्चन जो है वो आपको एनसीईआरटी के बेस पे सॉल्व करा रहे हैं। अब इसी के क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक बैक्टीरिया कल्चर है जिसमें ग्रो किया गया है, जिसमें हमने सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड को डाला है, जो कि सल्फर का आइसोटोप 35 हम यूज करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया टेट्रापेप्टाइड जो होगा वो आपका रेडियो एक्टिव होगा। अब आप इसको क्वेश्चन को देखेंगे तो आप सोचेंगे कि भाई क्या कर रहा है, क्या ग्रो कर रहा है, बैक्टीरिया भी पूछ लिया, टेट्रापेप्टाइड भी पूछ लिया, रेडियो लेबलिंग भी पूछ लिया, बट इस क्वेश्चन में आपका कोई दम ही नहीं है। इस क्वेश्चन, क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके कई बार आ चुके हैं, तो आपने इनके पीवाईक्यूज सॉल्व किए होंगे तो भी आपको हिंट मिल जाएगा। नहीं आपने सॉल्व किया है तो आपको क्या करना है, आपको केवल अमाइनो एसिड आपने अगर पढ़ी होगी तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब अमाइनो एसिड पढ़ते हैं तो आपके दो अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि आपके सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं, जिसमें आपका सिस्टीन होता है और एक आपका मेथियोनिन होता है। ये देखिए यहाँ पे सल्फर ग्रुप यहाँ लगा है, सल्फर ग्रुप यहाँ लगा है। इसके अलावा कोई ऐसा अमाइनो एसिड ही नहीं है कि जहाँ पे आपको सल्फाइड ग्रुप देखने को मिलेगा। बाकी इसी का जब डाइमर बनता है तो एक आपका सिस्टीन बन जाता है, तो खैर उससे आपको लेना देना नहीं है। तो यानी कि आपको इस टेट्रापेप्टाइड में ऐसे अमाइनो एसिड को ट्रैक करना है जिसके पास सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड हो। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कोई जिक्र नहीं है, एस्पार्टेट, हिस्टिडीन, लाइसिन, ग्लाइसिन, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मेथ्योनिन यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन में यानी कि सल्फर को इनकॉर्पोरेट कराया है तो भाई सल्फर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड पे जाके बाइंड करेगा, तो यानी कि जिस पेप्टाइड में मेथ्योनिन हमें देखने को मिलेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो थर्ड जो होगा वो राइट आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही कह सकते हैं कि प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है कि जो आपके डीबीटी जीआरएफ में पूछा ही जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको गलत ही नहीं करना है और डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपके केएम का भी क्वेश्चन, एंजाइम इनिबिशन का भी क्वेश्चन मैंने लगा दिया है कि पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनिबिशन। तो कॉम्पिटेटिव में जब आप पूरी कहानी पढ़ते हैं तो दो चीजें आपको याद रखनी है। जब आपका कॉम्पिटेटिव इनिबिशन, जब आपने इसको पढ़ाया है मैंने, कि आपके जो दो तरीके का इनिबिशन होता है, एक आपका इरिवर्सिबल होता है और एक आपका रिवर्सिबल होता है। तो जो इरिवर्सिबल होता है उसमें आपने पेंसिलिन वाली जो हम कहानी पढ़ते हैं वो आपको देखने को मिलेगा, उसका एग्जाम्पल। ठीक है, एसिटिलकोलिनेस्टरेज को जो इनहिबिट करता है, मतलब जो आपका टॉक्सिन्स होते हैं वो इरिवर्सिबल वाले में आ जाते हैं। रिवर्सिबल वाले में जब हम बात करते हैं तो ये आपका तीन प्रकार के होते हैं, कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव। ठीक है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन विधिवत हमने पढ़ाया है, उसको देख लीजिएगा। कॉम्पिटेटिव की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो होता है वो केएम बढ़ता है और वीमैक्स जो होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यानी कि अब चूंकि यहाँ पे देखिए इन्होंने क्वेश्चन को भी कॉम्प्लिकेट किया है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के फॉर्म में पूछा है। तो चूंकि आपका ये जो कहानी है ये आपका कॉम्पिटेटिव वाला रिवर्सिबल है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल गया, तो यानी कि रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल हटा दीजिए। ठीक है, और रिवर्सिबल हो जाएगा तो यहाँ पे जो आपका वीमैक्स होता है वो आपका अनचेंज्ड होता है। तो यानी कि यही ऑप्शन आपका बैठेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कॉम्पिटेटिव इनिबिटर डिक्रीज द रेट ऑफ फंक्शन बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द एक्टिव एंजाइम। इस केस में आपका जो होता है वो Vmax जो है वो आपका चेंज नहीं होता है, विल नॉट बी चेंज, हेंस द Km चेंज विच इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जहाँ पे वेलोसिटी हाफ Vmax हो जाती है वो बढ़ जाता है। तो Km बढ़ेगा, Vmax पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट होगा। तो पहला जो आंसर होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो इसीलिए पर्टिकुलर एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए। इसके अलावा अनकॉम्पिटेटिव में दोनों में कमी आती है। जब हम नॉन कॉम्पिटेटिव पढ़ते हैं तो वहाँ पे Km पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और Vmax जो होता है वो आपका घटता है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जिनको जरूर याद रखिएगा। और एग्जाम में इनका एग्जाम्पल, एग्जाम में इनका मोड ऑफ एक्शन, एग्जाम में इनका बहुत अगर उसका दिमाग घूम गया तो आपसे ग्राफ भी पूछ सकता है, जो कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एंजाइम इनहिबिशन चैप्टर में पढ़ाया है। ठीक है,
तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड टू सीक्वेंस द ह्यूमन जीनोम फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि जब आपकी फर्स्ट टाइम ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई तो कौन से टेक्निक का यूज किया गया। अब इसके लिए भी देखिए ऑप्शन में कितने खतरनाक खतरनाक ऑप्शन दिए गए हैं। सैंगर सीक्वेंसिंग है, गिलबर्ट मैक्सम है, नैनोपोर सीक्वेंसिंग है, इल्यूमिना सीक्वेंसिंग है। तो इसका जो आपको आंसर मिलता है, इसका भी आंसर आपके पास एनसीईआरटी की बुक में रखा हुआ है। जब आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ते हैं, आप डीएनए का जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का चैप्टर है, और इसको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, 2003 में ये कंप्लीट हुआ है। बहुत बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा क्या क्या सीक्वेंस जो है वो कौन कौन से जो है वो सीक्वेंस हुए हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग किसे कहते हैं, एनोटेशन किसे कहते हैं, ये सब हमने आपको पढ़ा के रखा है। और यहीं के लाइन में आपको लास्ट में एक लाइन देखने को मिलती है, द फ्रेगमेंट वर सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए मेथड डेवलप्ड बाय सैंगर सीक्वेंसिंग। तो फ्रेडरिक सैंगर साहब ने इसको डिस्कवर किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सैंगर सीक्वेंसिंग होगा। 13176 का जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बेसिक बायोलॉजी को जरूर पढ़िए, बेसिक बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़िए। नहीं तो आप जब बड़ी बुक्स पढ़ के जाएंगे तो आप मैक्सम गिलबर्ट में भी कंफ्यूज होंगे, आप नैनोपोर सीक्वेंसिंग में भी कंफ्यूज होंगे। इसके बाद एक और मैचिंग जो कि इनका बहुत ही पेट क्वेश्चन है, कितनी बार हमने इसको बताया है। इसमें भी आपके कुछ आपके पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जिससे आप कुछ प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस करते हैं। इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको एनसीईआरटी की एक लाइन में मिल जाएगा, जिसको विधिवत आप पढ़ लीजिएगा। हमने भी इसको विधिवत आपको पढ़ा के रखा है। तो एसिटोबैक्टर एसिटाई से आप एसिटिक एसिड बनाते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम बोटेलिनियम जो होता है ब्यूटेरिक एसिड बनाते हैं, लैक्टोबैसिलस से आप लैक्टिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। और स्टिट्रिक एसिड जो आप बनाते हैं एस्परजिलस नाइजर से बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्परजिलस नाइजर यहाँ पे आपका मेंशन होगा, एस्परजिलस निगर यहाँ पे आपको मिलाना है सिट्रिक एसिड। तो पहले का पहला आपको मिलाना है, एक ही ऑप्शन में रखा है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी लैक्टोबैसिलस बेल्गैरिस, सैक्रोमाइसिस सेरिवसी, एसिटोबैक्टर एरोजेंस, इनको आप मिला के अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे इन सब का मेंशन किया गया है। सैक्रोमाइसिस सेरिवसी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोकाइनेज का क्वेश्चन आईसीएमआर में आ चुका है, इसको जरूर पढ़िएगा। क्लॉट ब्लस्टर के तरीके हम यूज करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक के टाइम पे। इसके अलावा साइक्लोस्पोरिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है जो कि आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी में हम यूज करते हैं। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से हम आइसोलेट करते हैं। फिर आपका कोलेस्ट्रॉल का इनहिबिटर स्टैटिन होता है जो कि मेनास्कस परफ्यूसस से करते हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है जो कि इनहिबिट करता है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेजन, यानी कि एचएमजी वाला जो एंजाइम होता है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो ये जो पूरे पॉइंट्स हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बाकी साइक्लोस्पोरिन ए जब आप पढ़ते हैं तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, अगर हम इसको बहुत डिटेल में जाएंगे, ये भी मैंने आपको पढ़ा के रखा है। तो हम जानना चाहेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, मतलब कौन से इंटरल्यूकिन को, मैं इतना भी हिंट देना चाहूँ तो कौन से इंटरल्यूकिन को ये इनहिबिट करता है। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी में इसका हम यूज करते हैं। फिर इसी तरीके से लास्ट ईयर जो आपका एक मैचिंग का क्वेश्चन और पूछा गया था, इसकी भी जो मैचिंग है ये आपको एनसीईआरटी की बुक में आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अब देखिए, मॉर्फिन तो आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा, पेपावर सोमेनिफेरस से होता है, सी का फर्स्ट। और सी का फर्स्ट यहाँ पे दो ऑप्शन में इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, और सी का फर्स्ट और बी का थर्ड, यानी कि विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन जो कि आपका एंटी कैंसर ड्रग होता है, कैथरंथस रोजियस से करते हैं, ये भी आपका बी का थर्ड मेंशन है। तो यानी कि आपको दो ऑप्शन में अब आपको देखना है। इसके लिए भी जब आप एनसीईआरटी की बुक में आते हैं तो आपको एक बॉक्स का चार्ट मिल जाएगा। ठीक है, कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं जो हम प्लांट स्पीसीज से बनाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टीमेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएसआईआर में भी कई बार आया है। आर्टीमेसिन एनुमा से करते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग है। इसके अलावा बर्बेरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉप्टिस जैपोनिका से इसको हम आइसोलेट करते हैं, एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लामेटरी। अब एक ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पे बर्बेरिन यहाँ पे रखा है और कैप्टस जैपोनिका यहाँ पे ऑप्शन में रखा है, यानी कि ए का सेकंड मिलाना है, आपका काम हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर चीज को बहुत अच्छे से पढ़िए, समझ रहे हैं, इसमें कोई भी कोताही मत करिए। और ये पर्टिकुलर चार्ट का जो है ना, ये एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप एग्जाम में आप ऐसे सोचोगे ना तो सोचोगे पता नहीं कहाँ से बर्बेरिन दे दिया। तो ऐसे कहीं से दिया नहीं है, उसने इसीलिए सोच के दिया है कि आप इस पर क्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि बर्बेरिन कहाँ से दे दिया। ठीक है, तो बर्बेरिन जो है उसने यहाँ से दिया है पर्टिकुलर। बाकी फर्दर एग्जाम्स के लिए रेमेटाइक अर्थराइटिस में जब हम यूज़ करते हैं कैपेसिकम का यूज़ करते हैं, चिली का।
कोडीन है, ये भी आपके पेपावर स्पीसीज से होता है, एनाल्जेसिक होता है। कार्डियक टॉनिक में आप डिजॉक्सिन का यूज़ करते हैं, डिजिटैलिक्स होता है। डायोसेड्रिन ये आपका एक एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, ये भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विनून ये भी आपका मलेरिया का ड्रग है, एंटी मलेरियल, चिंकोना ट्री से करते हैं। ये आपका बार्क, जो उसका प्लांट का जो पार्ट होता है, बार्क से हम आइसोलेट करते हैं। टैक्सॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एक एंटी कैंसर ड्रग है जो कि आपके टैक्सस स्पीसीज से करते हैं। और विनक्रिस्टिन भी आपको यहाँ पे मेंशन है, तो ये पूरे चार्ट को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। शिकोनिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका एंटी माइक्रोबियल है, तो इस चार्ट को बहुत अच्छे से देख के जाएगा। इंसेक्टिसाइड में आपके नीम से एजाट्रेसिन भी हम आइसोलेट करते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चार्ट मैंने दिखा दिया, एनसीईआरटी की बुक को मैंने दिखा दिया। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड, कौन सा ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव नहीं है। अब इसमें जो आपका ऑप्शन आएगा वो आपका काइटीन होगा, और काइटीन के लिए आपको केवल और केवल कुछ बातें आपको याद रखनी है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, जो कि आपका एक लीनियर पॉलीसेकेराइड है। इसमें लिंकेज क्या होता है, ये क्वेश्चन बनता है, बीटा 1,4 लिंकेज होता है, एन एसिटिल डी ग्लूकोसामाइन का होता है। मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ इन्वर्टिब्रेट यानी कि क्रस्टेशियन, इंसेक्ट, स्पाइडर्स में पाया जाता है, ठीक है। और कुछ फंगस की सेल वॉल में होता है। काइटिन एंड सेलुलोज की अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर सिमिलर स्ट्रक्चर है, बस केवल OH ग्रुप एट सेकंड कार्बन पोजीशन ऑफ सेलुलोज का रिप्लेस्ड बाय एन एसिडोअमाइडो ग्रुप इन द काइटिन, यानी कि जो काइटिन होता है उसमें जो OH ग्रुप होता है सेकंड पोजीशन पे, वो एसिडोअमाइडो ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। और बहुत इसमें खतरनाक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एनास्टाइल साइड चेन की वजह से, जो काइटिन को टफ एंड इनसॉल्युबल बनाती है। यही एक मेन रीजन है कि जब आप जूलॉजी पढ़ते हैं और वहाँ पे आप आर्थ्रोपोडा जब आप क्लास में आते हैं तो सबसे जो लार्जेस्ट जो आपका कह सकते हैं फाइलम है, ठीक है, वो आपका आर्थ्रोपोडा है। लार्जेस्ट जो आपकी क्लास है इंसेक्ट जब हम बात करते हैं तो उनका जो सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें कि उनका क्या रीजन है, तो वो जो कहानी है वो आपकी काइटिन की जो एक्सोस्केलेटन है, इसी वजह से वो उनकी संख्या बहुत है, मतलब बहुत अच्छे से वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया। बाकी पर्टिकुलर ऑप्शन जो रिमेनिंग दिया गया है, एपिनेफ्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन कौन से अमाइनो एसिड से डेरिवेटिव होते हैं ये मैं जानना चाहूँगा, तो आप अपनी कॉपी में इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा, ठीक है। ये आपका पर्टिकुलर होमवर्क है कि जो रिमेनिंग ऑप्शन दिए गए हैं ये कौन कौन से अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव हैं, ठीक है। तो ये आप इसको लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक रेगुलेशन थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी जो आपका है ये भी आपका बेसिक एनसीईआरटी में जब आप हार्मोन्स पढ़ते हैं वहाँ पे जब हमने पैनक्रियाज आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लूकागॉन जो है ये आपका पेप्टाइड हार्मोन है, इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ग्लूकागॉन एक्ट मेनली ऑन द लीवर सेल यानी कि हिपैटोसाइट्स पे काम करता है, स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलिसिस को, जिससे आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं। इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो यही तो बात कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इसने कराया है, ठीक है, और ग्लाइकोजिनोलिसिस को भी कराया है, ठीक है। तो दोनों चीजें यहाँ पे आपकी मेंशन रखी हुई हैं, तो इसीलिए हम ग्लूकागॉन को क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन, तो ये आपका ग्लूकागॉन होगा, यानी कि कौन सा ऐसा है जो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, तो आपका ग्लूकागॉन होगा। और इंसुलिन जो होता है वो इसका जस्ट अपोजिट काम करता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन का जो आंसर आपका बनेगा वो आपका लीवर सेल्स में जो होता है वो आपका पर्टिकुलर ये आपका फंक्शन होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड आपका क्वेश्चन था। तो इस पर्टिकुलर सेशन में अभी हम यहाँ तक रहने देते हैं। आपके लिए भी ये पर्टिकुलर सेशन जो है मुझे लगता है कि आपके लिए आई ओपनर रहा होगा, बहुत चीज़ें आपने सीखा होगा, बहुत चीज़ें आपको समझ में आया होगा, कुछ आपको तरीका समझ में आया होगा किस तरीके से हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, और किस तरीके से अभी जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर मैं काउंट करता हूँ तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4, 5, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। 14 क्वेश्चन अगर आपको डिट्टो लाइन से आपको एग्जाम में मिल रहे हैं, आपको पर्टिकुलर एनसीईआरटी की बुक से, तो मुझे लगता है कि आपको इसको घोल के पी लेना चाहिए इन 15 दिनों में, ठीक है। बाकी हमारे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे जो आपके आई ओपनर करते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, अवेयर करते रहेंगे कि भैया अभी भी आपके समय है कि आप इन एनसीईआरटी की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है।
और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इसको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य था। इस तरीके के हम कुछ और वीडियोज़ में भी आपसे चर्चा करेंगे, जहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने हित मित्रों में इसको ज़रूर साझा कीजिएगा। बाकी कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न आती है तो बिना संकोच किए हुए आप पर्टिकुलर हमको मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी, व्हाट्सएप का भी। बाकी इंटरेस्टेड हैं तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट के ऑप्शंस मिल जाएँगे, जहाँ पे बहुत सारे जो आपके कह सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। बेट 2025 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन अवेलेबल है, आईसीएमआर का अवेलेबल है, जो कि आपके लास्ट मोमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि इतनी बातें यहाँ पे सफिशिएंट रही है। बाकी अच्छा लगा हो तो अपने हित मित्रों में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।